नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और मेरे साथ हैं इस समय भाऊ तोरसेकर। भाऊ नमस्कार। भाऊ, मुंबई में इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव चल रहा है और उसमें देवेंद्र फडणवीस से कुछ सवाल पूछे गए और फडणवीस ने कुछ खुलासे किए हैं 2019 की घटनाओं को लेकर के। यानी विधानसभा चुनाव का प्रचार शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में जो बातचीत हुई थी, जिसको लेकर के तमाम दावे करते रहे हैं उद्धव ठाकरे, संजय राउत के साहब, बाला साहब ठाकरे के रूम में बैठ कर के अमित शाह ने वादा किया था, 2.5 साल के चीफ मिनिस्टरशिप की बात तय हुई थी। तो इस पर एक कन्फ्यूजन तो लंबे समय से चला आ रहा है और ये कन्फ्यूजन इसके बावजूद चला आ रहा है कि अमित शाह ने 2-3 बार इसका खंडन कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये सरासर झूठ बोला जा रहा है केवल फेस सेविंग के लिए, क्योंकि इन्होंने डिच किया था भारतीय जनता पार्टी को भी और महाराष्ट्र की जनता को भी, उनके जनादेश को भी। तो इनको कोई ना कोई बहाना बनाना है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस से आज फिर ये सवाल पूछ लिया गया और वो भी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पूछा गया। तो देवेंद्र फडणवीस का ये कहना था कि बिल्कुल कोई वादा नहीं हुआ था, बल्कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, गृह मंत्री हों, यानी भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हो, या फिर उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी हो, सब मेरे ही नाम पर बतौर मुख्यमंत्री सहमत थे, तय हो गया था। हाँ, उन्होंने ये खुलासा जरूर किया है कि एक तो बीजेपी ने अपनी पालघर की सीट शिवसेना को दे दी थी। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि हम कुछ मंत्रालय ज़्यादा मंत्रालय शिवसेना को देने को तैयार हो गए थे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने जिस तरह का जनादेश आया, उनको लगा कि 3 पार्टियां मिलकर के भी सरकार बना सकती हैं, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की पीठ में छुरा घोंप दिया और गठबंधन तोड़ दिया। तो देवेंद्र फडणवीस का जो ये बयान आया है, हालांकि मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत नई बात या नया खुलासा उन्होंने नहीं किया है, पर यह बयान ठीक ऐसे समय पर आया है जब अंधेरी का रिजल्ट भी आने वाला है और तमाम तरह की बयानबाजी चल ही रही है। वो चाहे एकनाथ शिंदे कैंप की तरफ से चल रही हो या उद्धव ठाकरे की कैंप की तरफ से चल रही हो, और कभी कभी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप भी उद्धव ठाकरे को जवाब देती है। तो इस पूरे बयान को और पूरे वृत्तांत को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? एक तो बात साफ है कि उद्धव ठाकरे आज तक कोई सबूत नहीं दे पाए कि वो सच बोल रहे। एक बात है, वो झूठ कितना बोल रहे हो बात अलग है, लेकिन वो सच बोल रहे हैं इसका कोई भी सबूत आज तक उन्होंने पेश नहीं किया है। एक बात मुझे बोलिए कि आप जो बोल रहे हो, तो आप पूरे विधानसभा चुनाव के प्रचार में बार बार, कम से कम 4 बार तो मुझे याद है कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह, इनके साथ देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे दोनों एक मंच पर थे और उस 4-5 बार देवेंद्र फडणवीस यही मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, ये बार बार बताया जा रहा था। ना उद्धव ठाकरे ने उस मंच से कोई कॉन्ट्रडिक्शन दी कि भाई नहीं ऐसी बात नहीं है, 5 साल में कुछ समय के लिए बीजेपी या देवेंद्र फडणवीस, ये खुलासा अगर उद्धव ठाकरे ने एक बार भी नहीं किया। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस कारण से मैं बोलता हूं कि उद्धव ठाकरे सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे। अब आप बोलेंगे उस समय बोलने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल वही रूल लगाकर मैं बोलूंगा कि आज ये पूछते कि एकनाथ शिंदे नाराज थे तो उन्होंने हमें क्यों नहीं बताया। अगर आप नाराज थे या आप बीजेपी वाले झूठ मंच से बोल रहे थे, तो आपने मतदाताओं को प्रचार के दौरान क्यों नहीं बताया कि ये झूठ बोल रहे? हमारा आधा तय हुआ है, 2.5 साल, 3 साल, 2 साल, जो कुछ हो,
लेकिन बीजेपी वाले अगर जाहिर तौर पर बोल रहे हैं, और देखिए बार बार ये बोला गया कि मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। बिल्कुल। ये जो देवेंद्र फडणवीस बोल रहे थे, ये तो मजाक का सब्जेक्ट हो गया। ये तो आप 2.5 साल से बोल रहे हो। इसका मतलब मैं वापस आऊंगा, ये देवेंद्र फडणवीस उस प्रचार सभा में बोल रहे थे, बार बार बोल रहे थे। इसके बावजूद हमने खुलासा नहीं किया, ये आप ही कबूल कर रहे हो। तो चुनाव के नतीजे आने के बाद, वोटिंग के बाद नहीं बोल रहा हूं मैं, आप समझ लीजिए, चुनाव के नतीजे आने तक उद्धव ठाकरे ये खुलासा नहीं करते। दूसरी बात है कि बीजेपी ने आधा समय नकारा, ये भी झूठ है। ये इसलिए झूठ है, एक बात है, समझो, मान लेते बीजेपी वालों ने कबूल किया तो आपने कबूल किया, अब मान लो, ये बोलना जरूरी था। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आ गए, नतीजे आने के बाद जब बीजेपी की तरफ से 19 फोन किए गए मातोश्री पर, 19 फोन, और उद्धव ठाकरे ने फोन उठाया नहीं, ये सिर्फ आरोप नहीं है। उद्धव ठाकरे ने उसके बाद अलायंस तोड़ते वक्त भी बोल दिया कि हां मैंने फोन नहीं उठाए। अब मुझे बताइए कि नतीजे आ गए हैं, और नतीजे आने के बाद आधा आधा करेंगे कि नहीं, ये सवाल तक आपने नहीं पूछा, और आप बोलते कि इन्होंने कुछ छुरा भोग दिया। तो आप और एक झूठ बोल रहे। और एक बात होती है, जब एक इंसान एक झूठ बोलता है तो वह हजम करने के लिए बार बार सिर्फ झूठ बोलते जाता है। उद्धव ठाकरे पिछले 3 सालों से सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे, और बाकी जो एकनाथ शिंदे वगैरह है, जो टूटे शिवसेना से अलग हुए, उद्धव ठाकरे से अलग हुए, उनको भी गिल्टी फीलिंग था, अपराध गंड था कि भाई हम इस झूठ के साथ कहां तक जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। हमने तो लोकसभा हो, विधानसभा हो, मोदी साहब का फोटो लगाया था, उनको मीटिंग को बुलाया था, और आज हम उनको गाली देंगे, और प्रचार में जिनको गाली दे रहे थे उनके गले मिलेंगे। तो हम भी झूठे साबित होते हैं। इसलिए अगर 40 एमएलए अगर निकल जाते हैं और खुद को सच साबित करना चाहते तो वो सच्चे हैं। उद्धव ठाकरे एक सबूत दे दे कि वो सच बोल रहे। और ये सब बातें अलग रखो, आप और हम बहुत दूर के लोग हैं, जिनके साथ इनका बचपन गया है। वो राज ठाकरे भी बोलते वो विश्वास रखने जैसा इंसान नहीं है, जो इनके चचेरे भाई है लेकिन सगे भाई जैसे मातोश्री में पले बड़े हैं। उन्होंने ओपनली बोल दिया कि उद्धव ठाकरे विश्वास रखने जैसा इंसान है ही नहीं। तो बाकी बीजेपी वाले क्या है, छोड़ दो, राज ठाकरे पर मैं भरोसा करता हूं। और भाव ये बार बार कहते हैं कि बंद कमरे में बात हुई। बंद कमरे में बात हुई मतलब ये है कि कोई गवाह भी तो पेश नहीं किया जा सकता है कि भाई इसकी मौजूदगी में ये बात हुई थी। तो ये झूठ बोल रहे हैं, इसका एक और ये प्रमाण है। वही तो सबसे बड़ा प्रमाण है कि उद्धव सिर्फ झूठ बोलने के लिए सिचुएशन पैदा करते। अब देखो ये बोले कि वेदांता फॉक्सकॉन निकल गया, वो तो आ रहा था, ये भी झूठ है। फिर ये क्या टाटा एयरबस आने वाली थी। अब वो जो उदय सामंत जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है वो बार बार बोल रहे हैं कि आप लास्ट 14 महीने में आपने सब कमेटी की मीटिंग क्यों नहीं की। एक मीटिंग हुई, सबूत दिखाओ। आपने फॉक्सकॉन वेदांत से क्या बातें की, कागज दिखाओ। ये कागज नहीं दिखा रहे, ये ना टाटा एयरबस का कागज दिखा रहे या मीटिंग बता रहे या फॉक्सकॉन वेदांता। अब फॉक्सकॉन वेदांता या टाटा एयरबस ऐसे प्रोजेक्ट बाहर क्यों निकल गए, उद्धव ठाकरे के कारण क्यों निकल गए, इसका सबसे बड़ा सबूत भाऊ तोरसेकर आज आपको दे रहा है। जी जी, क्योंकि उद्धव ठाकरे कोई साक्षीदार रखते हुए कोई बातचीत करते ही नहीं। ये फॉक्सकॉन वेदांत के अग्रवाल हो या टाटा एयरबस के कोई हो, उनसे भी इन्होंने
बंद कमरे में बात की होगी, कागज पर कुछ नहीं किया होगा, तो सबूत कहां से लाएंगे? इनके पास टाटा एयरबस का सबूत नहीं है, ना कोई साक्षीदार है, विटनेस है, ना फॉक्सकॉन वेदांत का है, ना अमित शाह का है। अब हर बार बाकी सब लोग झूठे, सिर्फ उद्धव और आदित्य पिता पुत्र सच्चाई के पुतले हैं। ये कहां से मानेंगे, क्यों मानेंगे? आप सच्चे हैं इसका एक सबूत दे दो, एक सबूत दे दो। एक भी सबूत आपके पास नहीं है कि आप सच्चे हैं। और भाव एक सवाल ये भी पूछा गया देवेंद्र फडणवीस से कि 2024 में आपका चेहरा कौन होगा। तो देवेंद्र फडणवीस ने वैसे तो ये कहा है कि हमारे पास तो हुक्म का इक्का है, यानी नरेंद्र मोदी हैं, और नरेंद्र मोदी का चेहरा ऐसा है, उनके साथ तो कोई भी चेहरा जुड़ जाए तो वो नैया पार लगा देंगे, नैया पार हो जाएगी। तो ये भी एक तरीके से उन्होंने टैक्टिकल, कूटनीतिक और राजनीतिक परिपक्वता से परिपूर्ण जवाब दिया है। बिल्कुल दिया। देखो, अब ऐसा बोला जाता है कि राजनीति में 7 दिन भी बहुत होते हैं, राजनीति में 7 दिन भी बहुत होते हैं। तो अभी तो 2 साल बचे, अक्टूबर 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और आज अगर एकनाथ शिंदे, उनकी शिवसेना और बीजेपी साथ में, तो दोनों साथ में लड़ेंगे, ये तो बात सीधी सादी है। और दूसरी बात है कि यहां बंद कमरे में कुछ भी नहीं होता, जो होता है वो ओपनली होता है। हाँ, जो टूटने वाले थे वो तो बात बंद कमरे में ही होती है। जब किसी को किसी से तोड़ा जाता है तो बंद कमरे में ही बात होती है, बिल्कुल बंद कमरे में होती है। लेकिन आज की बात अगर देखें कि ये दोनों साथ है और अगले बहुत सारे चुनाव स्थानीय इकाइयों के वगैरह होने हैं, तो इसके लिए साथ में लड़ने वाले, उसमें दोनों पार्टियों की असली ताकत सामने आ जाएगी। और जब वो चुनाव आ जाएगा तो उस चुनाव में वो दोनों मिलकर तय करेंगे, वो दोनों मिलकर तय करेंगे। तो आज किसी को नाराज करना ये पॉलिटिक्स नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। तो इसलिए मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस ने सही जवाब दिया। हमारे नेता, हमारा चेहरा विधानसभा में हो या लोकसभा में हो, नरेंद्र मोदी रहेगा। और एकनाथ शिंदे आज है तो अगले चुनाव में साथ अगर जाते तो वही तो चीफ मिनिस्टर रहेंगे। ये सभ्यता उद्धव ठाकरे ने पिछले चुनाव में नहीं दिखाई, ये हमें समझ लेना है। भाव, एक और सवाल पूछा गया है देवेंद्र फडणवीस से कि आप लोगों की एकनाथ शिंदे से बातचीत कब हुई थी जब ये शिवसेना में उठापटक चल रही थी, और जो आप और आपके 39 साथी और 10 निर्दलीय टूट करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ आने वाले थे, तब आपकी एकनाथ शिंदे के साथ क्या बातचीत हुई थी। तो उन्होंने कहा कि हालांकि ये तो एक रणनीति है हमारी, हम इसका खुलासा तो नहीं करेंगे, पर जब हमने देखा कि असंतोष है और हिंदुत्व को लेकर के जो आइडियोलॉजी थी बाला साहब ठाकरे की, उसको लेकर के खटपट शुरू हो चुकी है, इनके मतभेद शुरू हो चुके हैं, तो हमने एकनाथ शिंदे को ये कहा कि हम आपका साथ देने को तैयार हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे जो देवेंद्र फडणवीस ने खुलासा किया है? नहीं, उसमें नया खुलासा तो है ही नहीं। और रणनीति की बात करें तो रणनीति सही कहा उन्होंने, जो डिक्लेयर होती है रणनीति होती ही नहीं। एक बात हो गई तो उसके बाद हम लोग उसमें रणनीति ढूंढने की कोशिश करते हैं। असल में कोई बताता नहीं, कुछ लोग बता देते कि हमने ये गड़बड़ की थी, ये गेम खेला था, वो बोल देते, लेकिन उसकी ज़रूरत भी नहीं होती। आप एक बात समझ लीजिए कि ये सब मामला शुरू कहाँ से हुआ था? मई से शुरू हुआ था, 1 महीना चल रहा था। और उसमें अगर हम मान ले तो देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे को या शरद पवार को हिंट दे रहे थे कि आपने जो महाविकास आघाड़ी बनाई है उसमें बहुत बड़ी नाराजगी है, आपके लोग टूट सकते हैं। लेकिन ये तो मजाक उड़ाने पर तुले हुए थे, मजाक उड़ाने पर। अब देखिए, आपको उसकी शुरुआत कहाँ से हुई बोल दूं कि जब राज्यसभा की 6 सीटें
जी जी चुनाव में आ गई, तो उसमें से 5 सीटों का रिजल्ट तय था कि बीजेपी 2 सीटें आराम से जीतेगी। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी एक एक सीट आराम से जीतेगी, क्योंकि उनके पास उतने वोट थे। सवाल था 6वीं सीट का। अगर 6 ही उम्मीदवार खड़े होते तो भैया जीतने हैं उतने उम्मीदवार, बात खत्म हो जाती। और ये भागने के लिए एक एस्केप रूट था। जी जी ये एस्केप रूट था, वो देखो बीजेपी ने इनको दिया था। कोल्हापुर के जो संभाजी राजे हैं, हमारे शिवाजी महाराज के वंशज है, वो मैदान में आए थे। भाई चारों पार्टियों के पास 6ठी सीट के लिए वोट्स नहीं है, तो सब मिलाकर मुझे दे दो तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ना चाहता हूं। शरद पवार ने इमीडिएटली उसको हाँ बोल दी कि भाई ठीक है, हमारे पास कुछ 11 वगैरह एमएलए ज्यादा है, हम आपको दे देंगे। बाद में कांग्रेस के पास 1 या 2 वोट ज्यादा थे एमएलए, शिवसेना के पास भी 10-11 वोट ज्यादा थे। तो इसमें अजित दादा पवार, जो उस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, जी उन्होंने शरद पवार को याद दिलाया कि पिछली बार हमारा एक एक्स्ट्रा आया था, शिवसेना के सपोर्ट से आया था, और शिवसेना को हमने आश्वासित किया था कि भाई नेक्स्ट टाइम आपका दूसरा होगा। आज हमारा दूसरा है, अगले टाइम आपका दूसरा करेंगे। तो शरद पवार ने अपने शब्द पीछे लिए। तो संभाजी राजे क्या कर सकते थे? तो उन्होंने सबको आह्वान किया था। तो उद्धव ठाकरे ने उनको बुलाया और बोले आप शिवसैनिक बन जाओ। अब देखियो इनकी हिम्मत देखिए, ये आज रो रहे हैं कि बाला साहब के बेटे की चीफ मिनिस्टरशिप खींच ली, कुर्सी खींच ली। आप शिवाजी महाराज के वंशज को किस अपमानित ढंग से उनके साथ बर्ताव कर रहे थे। शिवाजी महाराज के वारिस है वो संभाजी राजे, उनको आप बोलते हैं शिवबंधन हाथ में बांध लो, शिवसैनिक बन जाओ। उन्होंने नकार दिया। लेकिन मुझे याद है संभाजी राजे बोले थे और उनके फॉलोअर्स बोले थे, अरे राज्यसभा क्या है, राज ही निकाल देंगे। बिल्कुल 1 महीने में उनकी वाणी सच हुई। जी जी दूसरी बात है कि जब संभाजी राजे हट गए तो ये सब देवेंद्र के पीछे पड़ गए थे, एमवीए वाले, कि भाई बिन विरोध कर लेंगे, क्यों तुम तीसरा कैंडिडेट खड़ा कर रहे हो, तुम्हारे 2 शिवसेना का 2, एनसीपी और कांग्रेस के 1-1। देवेंद्र ने उस वक्त जवाब दिया था कि आपके खेमे में नाराज एमएलए है, वो आपको सबक सिखाना चाहते हैं, उसलिए उनकी मांग पर मैं तीसरा कैंडिडेट खड़ा कर रहा हूं। सही, ये हमको समझ लेना चाहिए। बीजेपी ने तीसरा कैंडिडेट जो खड़ा किया था वो ओपनली बोलकर खड़ा किया था, हिंट दी थी आपके खेमे में नाराजी है, और जीत गया तीसरा। अब उसके 10 दिन बाद विधान परिषद का चुनाव था। बिल्कुल। उस वक्त भी बीजेपी के 4 और इनके 6, बीजेपी के 4 और इनके कुछ 5-6 आने वाले थे। तो उस वक्त भी बीजेपी ने बोल दिया था, देवेंद्र फडणवीस ने बोल दिया था, मैं 5वां कैंडिडेट इसलिए खड़ा कर रहा हूं कि आपके नाराज एमएलए की डिमांड है कि हमारी सरकार को सबक सिखाना है, तो आपके एमएलए टूटने वाले हैं। ये बिल्कुल ओपनली बोला था देवेंद्र ने। तो स्ट्रैटेजी और क्या होती है? स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? घोषित करके किया। सामने वाला उसके घोड़े आगे ला रहा है, हाथी तोपे आगे ला रहा है, तो मतलब क्या है? आप देखो कम से कम आपसे कौन टूटने वाला है कि नहीं, ये कहां देखते थे। अब देखिए उस विधान परिषद चुनाव में अगर विधानसभा का शिवसेना का नेता ही एकनाथ शिंदे था, उस मैनेजमेंट से एकनाथ शिंदे को हटाया गया, तो साफ नजर में आता है कौन नाराज था। आपने किसको नाराज किया? आपने किसको देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के गोद में डाल दिया। तो स्ट्रैटेजी क्या जाननी है? इतना ओपन था, इतना बिल्कुल पूरा गेम ओपन था। और आखिर में
जो 5वें सीट के लिए लड़ाई हुई, यानी 10वीं सीट के लिए, वो कांग्रेस के जो 2 खड़े थे उनमें ही हो गई। एक जीता, बाकी के 9 तो चुन कर है। बीजेपी के सब आए, एनसीपी के आए, शिवसेना के 2 आ गए, और एक जगह जो बची थी इसके लिए 2 कांग्रेस के, चंद्रकांत हंडोरे और भाई जगताप, इनमें लड़ाई हो गई और जगताप जीत गए। तो कहने का मतलब यह है कि रणनीति क्या होती है। रणनीति आजकल के चैनल वालों ने ये सब शब्दों का मजाक बना रखा है। जी जी जी। अरे कोई अभी कल हमने देखा खबरों में कि इमरान खान पर गोली चली, तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताएगा कि नहीं भाई हम उस दिन वो जाएगा कोई गुजरन वाला या कोई, वहां हम उसको शूट करने वाले, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताएंगे। तो रणनीति ये नहीं होती। रणनीति में ज्यादा से ज्यादा हिंट दी जाती है, भाई समझ जाओ नहीं तो मारे जाओगे, ये हिंट दी जाती है। तो देवेंद्र ओपनली बोल रहे थे कि आपके खेमे में नाराज एमएलए है, वो नाराजी दिखाना चाहते हैं, इसलिए ये हमने उनकी डिमांड पर ये तब ज्यादा कैंडिडेट खड़ा किया। तो आप समझने के लिए राजी नहीं थे, तो आप ना समझो इससे कोई बात नहीं। आयन रैंड नाम की जो बड़ी लेखिका है, विचारवंत है, वो बोलती है कि आप सच्चाई नजरअंदाज कर सकते हैं, उसके परिणाम से छूट नहीं सकते। तो परिणाम आपके सामने है। भाऊ देवेंद्र फडणवीस ने एक बात ये भी कही है कि जब इन्होंने 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ा, क्या तब इनको ये बात याद नहीं आई कि जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के नाम पर चुनाव जीत करके आए थे इनके एमएलए, उनको इस्तीफा दे करके फिर से चुनाव लड़ना चाहिए था। अब ये कह रहे हैं कि जिन्होंने हमारा साथ छोड़ करके एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार बनाई है, तो अब इन लोगों को इस्तीफा दे करके फिर से चुनाव लड़ना चाहिए। तो ये अंतर्विरोध क्यों? नहीं, दिमाग नहीं चल रहा है। देखिए एक बात होती है कि आपने, अब ये बोलते ना खोके खोके 50 ओके, खोके, खोके का मतलब होता है करोड़, पेटी का मतलब होता है, ये माफिया की लैंग्वेज है, लाख का मतलब होता है पेटी, और खोके का मतलब होता है करोड़। तो आपने क्या 50 एमएलए भेज दिए शरद पवार को, तो कंटेनर में पैसा लिया था। तो आप कंटेनर में ले लो तो ठीक है, और जिन्होंने खोखो में ले लिया तो कैसे गलत हो गया। बात सीधी सादी होती है। देखो मैं एक बोल दूं, समझो सब चोर है पॉलिटिक्स में। एक बोला जाता है कि पॉलिटिक्स में क्या सब बदमाश है साले, सब चोर है, ये तो हम बोलते रहते। तो जब दाऊद की गैंग चलती थी, तो दाऊद से हटकर छोटा राजन ने अपना एक गिरोह बना लिया, तो वो गलत कैसे हुआ। दाऊद के साथ रहता था तो वो गुंडा नहीं था, और अब दाऊद बोलेगा इसने मेरे पीठ में खंजर भोंका। तो बात ऐसी कि आपने पहले गद्दारी की और आप गद्दारी करते और धंधा चल जाता है, तो क्यों ना एकनाथ शिंदे को मोह हो गया कि भाई चलो मैं भी कर लेता हूं। आप होलसेल में मुझे बेचोगे, मैं तो रिटेल में खुद को बेचूंगा। ठीक है, मानता हूं एकनाथ शिंदे बदमाश है, लेकिन वो अगर बदमाश है तो आप डबल बदमाश हो। आप खुद को बेचते हो, उसको भी साथ में बेचते हो। सही। ये क्या बात हो गई। आपने खुद के साथ 56 एमएलए को बेचा था ना, और उसमें हो गई तो गद्दारी। अरे गद्दारी माइनस माइनस इक्वल टू प्लस, 2 गलत जो होते वो मिलकर एक सही हो गया। आपने अगर गद्दारी नहीं की होती तो वो गद्दारी पर नहीं उतर आते, क्योंकि आपने सच्चाई और गद्दारी की लक्ष्मण रेखा मिटा दी। तो अब गद्दारी की कोई सीमा नहीं बची। देखो उस चुनाव के बाद बार बार मीडिया पूछता था, तो एनसीपी के चीफ शरद पवार बोलते थे सरकार कैसे बनेगी, हम क्यों बताएं, हमको तो लोगों ने अपोजिशन में बिठाया है। उस समय बाला साहब थोरात कांग्रेस के नेता हुआ करते थे विधानमंडल में, उन्होंने भी बताया
कि हमको तो मतदाताओं ने अपोजिशन में बैठने के लिए चुना है, तो इनको सत्ता में बिठाने वाला सबसे बड़ा गद्दार होता है जो वोटर से गद्दार होता है। बिल्कुल। गद्दारी वोटर से होती है, पार्टी से नहीं होती। आपको वोटर ने वोट दिया, इस पार्टी को इतना इतना वोट दिया, तो वो वोटर ने तय किया था कि हमको शिवसेना बीजेपी की गवर्नमेंट चाहिए। मैं आपको आज बता दूं, आपको ढूंढिए मिलेगा, मराठी में एक वीडियो मिलेगा जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने ओपनली बोला है, अगर भाऊ की सुनते तो रिजल्ट अलग होते। क्योंकि मैंने विधानसभा चुनाव के पहले किताब लिखी थी और लिखा था अगर अकेले भी बीजेपी लड़ती है तो 150 पार कर जाती है, लेकिन बीजेपी शिवसेना मिलकर लड़े और ईमानदारी से लड़े तो 200 पार कर सकती है, लेकिन ईमानदारी से नहीं लड़े तो एक दूसरे की टांग खींचते खींचते फिर भी मेजॉरिटी क्रॉस करेंगे। तो वो मेरी किताब का आधार लेकर देवेंद्र फडणवीस ने एक कार्यक्रम में जाहिर रीत्या कबूल किया, अगर उस वक्त भाऊ के जो भविष्य था वो मान लेते और अकेले लड़ते तो आज बीजेपी की अपनी अपनी सरकार होती महाराष्ट्र में। ये देवेंद्र ने भी कबूल किया है। बात वो नहीं है मेरा सही निकला कि नहीं, वो छोड़ दो। बात यह है कि उद्धव ठाकरे ने गलती नहीं की, गद्दारी की, और ये आज दूसरों को गद्दार बोल रहे हैं। और किससे गद्दारी की आपने? अपने पिता की आइडियोलॉजी से गद्दारी की है, जिन्होंने बोला था, खुलेआम बोला था कि जिस दिन कांग्रेस के हाथ मिलाने की समय आ जाए तो मैं अपनी दुकान पार्टी बंद कर दूंगा। क्या किया उद्धव ठाकरे ने? और ये दूसरों को गद्दार बोल रहे हैं। वो आज भी, और देखिए गुवाहाटी जाने के बाद भी एकनाथ शिंदे ने एक ही शर्त रखी थी कि महाविकास आघाड़ी तोड़ दो, कांग्रेस एनसीपी का साथ छोड़ दो, मैं वापस आ रहा हूं। उन्होंने चीफ मिनिस्टरशिप मांगी नहीं थी। उनकी गद्दारी रोकने का आखिरी जो जरिया था वो उद्धव ठाकरे के हाथ में था। आज आ जाओ, तोड़ दिया आघाड़ी, चलो आ जाओ। तो फिर बोल सकते थे कि नहीं, एकनाथ शिंदे गद्दार है, चीफ मिनिस्टरशिप होने के लिए टूटा है। लेकिन उसने तो आपको ऑफर दी थी, मैं वापस आता हूं, आप महाविकास आघाड़ी तोड़ दो। लेकिन आपने चीफ मिनिस्टरशिप रहने के लिए शिवसेना तोड़ दी। एकनाथ शिंदे ने नहीं तोड़ी है, शिवसेना उद्धव ठाकरे ने तोड़ी है। और बात सीधी है, जो शिवसेना के एमएलए नहीं बचा पाए, ना वापस ला पाए, वो जाने वाले प्रोजेक्ट क्या रोक सकते थे? सही। ये बंद कमरे से वहां से नहीं निकल रहे। जिस दिन बाला साहब के कमरे में अमित शाह के साथ अंदर गए, उस समय से बाहर ही नहीं निकले। ये अभी भी अंदर बंद है। किसके साथ? आप बॉडी लैंग्वेज देखिए। ये देवेंद्र के साथ किसी भी पुराने वीडियो में भी देखे, आज के भी देखे, देवेंद्र के साथ बोलते हैं ऐसा हाथ रख। जी। बाला साहब के साथ उनका कोई स्टेज पर है, ऐसा हाथ रखकर बोलेंगे। यानी छुपकर ही बोलते हैं, ओपनली नहीं बोलते। ओपनली सिर्फ झूठ बोलते। जो सच बोलते हैं मुंह पर हाथ रखेंगे। और क्या चाहिए आपको? भाव इस बात वो एक क्या है उनका नाम, मैं भूल गया, वो उर्दू शायर थे, राहत इंदौरी जी, कि झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो। झूठों ने झूठों से बोला कि सच बोलो। सरकार ने ऐलान किया है कि सच बोलो। दरवाजे के पीछे झूठ की मंडी लगी है, दरवाजे पर लिखा है कि सच बोलो। उसका मतलब मुझे पहले पता चला कि बाला साहब जाने के बाद मातोश्री क्या होगी ये लिखा है राहत इंदौरी ने। दरवाजे पर लिखा है सच बोलो, और दरवाजे के पीछे झूठ की मंडी लगी है। और इस बात में तो आपकी दम है भाव कि ये कमरे में ही बंद रहते हैं, क्योंकि पिछले 2.5-3 महीने से तो हम, आप, महाराष्ट्र की पूरी जनता ये सुन रही है कि हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे, हर महाराष्ट्र के हिस्से में जाएंगे, इनकी पोल पट्टी खोलेंगे, इनकी गद्दारी बताएंगे। लेकिन
उद्धव ठाकरे कमरे से बाहर अब भी निकलने को तैयार नहीं है। बिल्कुल नहीं, और निकलेंगे भी नहीं। ये पब्लिक में जाना इनको पसंद ही नहीं है। आज भी सत्य साई बाबा बने बैठते, छज्जे में आ जाते, आशीर्वाद देते, निकल जाओ। गांव गांव से, कोई जिले से इनको मिलने लोग आते हैं, ये कब जाएंगे वहां, ये कब जाएंगे? तो ये, और पहले दिन से देखो हम समझने में गलती करते। इन्होंने कोरोना में क्या बोला था, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। अब हम नहीं समझ पाए कि ये परिवार का मतलब खुद का घर मानते, फैमिली मानते। और शरद पवार की भी बात हुई है। शरद पवार का चुनाव चिन्ह क्या है? उसकी तो टीवी पर ऐड चलती है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। फिर भी उनके पास, पवार के पास लोग जाते हैं और डूब जाते हैं। लेकिन इतनी ऐड हो रही है घड़ी डिटर्जेंट की, कोई वो सीरियसली लेता नहीं है। पवार का मतलब क्या है? पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। उल्टा पवार ही इनको इस्तेमाल करते हैं और इनको इतना गंदा करके वॉशिंग मशीन से बाहर निकलते कि ये लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं बचते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।